स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जैम क्लासेस। आज हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ने वाले थे। तो पहला जो एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर। तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि कंपैरेटिवली जैसे दो वैल्यूज़ को अगर हम कंपेयर करें, दो एंटिटीज़ को कंपेयर करें, तो एक एंटिटी बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा हो, इसी को हम लोग यूनिफॉर्मली बोलते हैं। जैसे अगर आप इस बोर्ड पे एक छोटा सा डॉट बना दो, तो डॉट के साइज़ के कंपैरिजन में इस बोर्ड का साइज़ इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक वायर है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए इसमें हमको गॉस थ्योरम का यूज़ करना है, और गॉस थ्योरम अगर हमें यूज़ करना है तो हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस क्या होता है? क्लोज सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ऐसा क्लोज सरफेस बनाएंगे जिसकी मदद से आसानी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकें इस वायर की वजह से जो प्रोड्यूस हो रही है। तो मान लेते हैं इस वायर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अब इसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो कि सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब जितनी डिस्टेंस आपने इधर ली है उतनी ही डिस्टेंस आप इधर ले लो, तो आप उतनी ही डिस्टेंस इधर आर ले लो। और अब यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो पॉइंट पी से होता हुआ जाए। तो जो यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट, मतलब अगर किसी स्ट्रेट वायर के लिए आपको गॉसियन सरफेस बनाना है तो हम लोग यहाँ पर एक सिलेंडर बनाते हैं। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर हम एक सिलेंडर बनाएंगे। तो सिलेंडर कैसा बनेगा देखिए, इस तरह से हम एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, ये हमारा गॉसियन सरफेस बन गया इस तरीके से। ये हमारा गॉसियन सरफेस बन गया। अब देखो यहाँ पे जैसे ये मार्कर है, इसका शेप भी सिलेंड्रिकल है। अब मार्कर का ये वाला पोर्शन, जैसे सिलेंडर का आपका ये अपर पोर्शन कैसा है? सर्कुलर। जैसे मार्कर का ये पोर्शन सर्कुलर, सिलेंडर का जो नीचे वाला पोर्शन ये भी सर्कुलर, जैसे ये सर्कुलर, और बीच का ये कर्व सरफेस। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इस सिलेंडर को हम तीन सरफेसेस में डिवाइड कर देते हैं। सपोज करिए यहाँ पर हम एक स्मॉल सरफेस एरिया ले लेते हैं। स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया और इसको हमने बोल दिया DA1। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा DA1। एरिया वेक्टर के बारे में कल हम लोगों ने बात करी थी। एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के आउटवर्ड, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। जैसे अगर इस बोर्ड का हम लोग एरिया वेक्टर लेंगे तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड कंसीडर करेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो हमने एरिया वेक्टर को आउटवर्ड ले लिया। यहाँ पर हम एक दूसरा स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं। सपोज करिए DA2, तो इसका एरिया वेक्टर ये भी आउटवर्ड DA2। जैसे कि ये मार्कर में ऐसे इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड, इसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड, और ये बीच का जो कर्व सरफेस है इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड। ठीक है, तो और ये जो कर्व सरफेस है इसका एरिया वेक्टर हम लोग आउटवर्ड ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर भी एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लेते हैं यहाँ कहीं पे, और ये हो गया हमारा DA3। ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये होगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर भी जो डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में आपको मैंने कल भी बताया था कि उसका एक बेसिक तरीका ये होता है कि किसी नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टूवर्ड द चार्ज होता है, और किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, मान लीजिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो चलो रटी रटाई चीज़ हो गई कि पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड द चार्ज। लेकिन एक बेसिक तरीका ये होता है कि अगर आपको किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जैसे मान लो
यहाँ पे हमने कोई पॉजिटिव चार्ज लिया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पर एक कोई स्मॉल चार्ज आप कंसीडर करो, एज्यूम करो। अब ये पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करेगा वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, और पहले प्लस क्यू नॉट यहाँ अगर रखेंगे, रिपल्शन होगा, ये प्लस क्यू नॉट इधर जाएगा, तो इस प्लस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। नेगेटिव चार्ज के लिए प्लस क्यू नॉट नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टूवर्ड द चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखना। चलो अब हम लोग गॉस थ्योरम में आगे चलते हैं। तो आई थिंक इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं DA1, जो स्मॉल एरिया DA1 है। तो किसी भी स्मॉल एरिया, अच्छा इसके लिए आप ध्यान देना, हमें इस गॉसियन सरफेस से क्रॉस करने वाला या पास होने वाला टोटल फ्लक्स निकालना है। तो इन तीनों पहले स्मॉल एरिया से देखते हैं कितना फ्लक्स पास होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्लक्स, या इसको सिंपल लिख लें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू DA1, स्मॉल एरिया DA1। तो ये हो जाएगा फाई ई, या इसको सिंपल फाई1 लिख देते हैं हम लोग। फाई1 इक्वल्स टू D फाई1 इक्वल्स टू, क्योंकि देखिए स्मॉल सरफेस है तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा इससे, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे स्मॉल सरफेस DA1, तो D फाई1 हो जाएगा E DA1 कॉस, देखो यहाँ पे जो थीटा होता है ना, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA कॉस थीटा। थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, और यहाँ पे दोनों लाइन पैरेलल है। देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल है, तो यहाँ पे जो थीटा है वो 0 डिग्री का है। तो D फाई1 EDA1 cos 90 डिग्री। तो ये हमने स्मॉल एरिया से पास होने वाला फ्लक्स निकाला। तो इस टोटल सर्कुलर एरिया से कितना, सर्कुलर सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो वो हो जाएगा आपका फाई1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ EDA1 cos 90 डिग्री, ठीक है। और cos 90 0 होता है, तो इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 0। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through small surface, सेकेंड सरफेस हमने किसको लिया है DA2, तो DA2 से पास होने वाला देख लेते हैं कितना फ्लक्स है। तो इसको हम बोल देते हैं D फाई2। ये हो जाएगा E DA2 cos थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल फ्लक्स, यहाँ पे हो जाएगा टोटल फ्लक्स पासिंग फ्रॉम, अच्छा यहाँ से जो टोटल फ्लक्स पास होगा, टोटल फ्लक्स पासिंग फ्रॉम A2 ना, ये हो जाएगा आपका फाई2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ EDA2 cos 90। cos 90 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो फाई2 भी कितना आ गया आपका 0 आ गया। इसके बाद ये कर्व्ड एरिया, जो कर्व्ड सरफेस है उसकी बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल सरफेस DA3 ना, स्मॉल सरफेस DA3। सिमिलरली जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे भी वही करेंगे। D फाई3 इक्वल्स टू EDA cos 0 डिग्री, भाई यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है,
तो हमने 0 डिग्री लिखी, इस फॉर्मूले से सारा काम हो रहा है ना, 0 डिग्री। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, φ3 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अच्छा यहाँ पे हम लोग डी ए 3 लिख लेते हैं, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, ई कांस्टेंट है, और डी ए 3 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो φ3 इक्वल्स टू आ जाएगा ई ए 3 के बराबर, यानी इस कर्व सरफेस का टोटल एरिया। तो किसी भी सिलेंडर में कर्व सरफेस का जो टोटल एरिया होता है वो हो जाता है आपका, चलो इसको भी लास्ट में लिखता हूँ, अभी टोटल फ्लक्स की बात करें। सो टोटल फ्लक्स या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through Gaussian surface, मतलब अब हमारे इस पूरे गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है वो हो जाएगा फाई इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो फाई इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको बोल देते हैं φe, φe इक्वल्स टू हो जाएगा, φ1 कितना है देखो यहाँ पे 0, φ2 कितना है 0, और φ3 कितना है EA3, ठीक है। तो अब इधर देखो ध्यान से जरा, देखो, सो फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू, देखो A3 की जो वैल्यू होगी, सिंस A3 की वैल्यू होगी 2πr_l, भाई ये डिस्टेंस r है। अच्छा l कहाँ से आया, तो l जो है ना इस सिलेंडर की हाइट है, ठीक है, तो वहां से ये l आया, तो ये आ जाएगा हमारे पास E इंटू 2πr_l। अच्छा यहाँ तक बात समझ में आई हो, आ गई होगी। अब देखो बेटा, जो फाई है ना, गॉस का थ्योरम क्या कहता है, फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा क्यू यहाँ पर क्या है, तो ये वो चार्ज है जो सिलेंडर के अंदर इनक्लोज्ड है, ठीक है ना, मतलब ये सिलेंडर के अंदर वायर का जितना पोर्शन है उसका ये चार्ज है क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फाई ई की जगह पे रख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई 2πr_l। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो जो लाइन चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, जब भी कोई हम लोग वायर वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती क्या है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है उसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो डिफाइन कैसे करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यानी हमने L लेंथ कंसीडर करी है, तो L लेंथ में कितना चार्ज हमने मतलब सिलेंडर की जो लेंथ है वो हम, या हाइट है, उसको हमने L कंसीडर किया, और इस सिलेंडर के अंदर जो टोटल चार्ज इनक्लोज है उसको हमने Q माना, तो लैम्डा होगा Q/L, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग Q की वैल्यू रख सकते हैं, Q इक्वल्स टू λL। ये टर्म आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस डेरिवेशन में, इसके बिना आपका डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। Q की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो अब ये हो जाएगा λL अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E 2πr_l। देखो ये L से ये L कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E आ जाएगी आपके पास लैम्डा अपॉन 2πε0r। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। तो ये था बेटा पहला एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का। बाकी जो एप्लीकेशंस है उनको हम लोग कल के वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच।